आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम नोएडा रेडियो लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक मंच का जनमंथन। इस कार्यक्रम के तहत हम नोएडा, ग्रेट नोएडा में आसपास में रहने वाले नागरिकों के साथ मिलकर यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, यहाँ के मुद्दों पर, इतिहास पर, कहानी किस्सों पर, और इसके साथ साथ शहरों को और गाँवों को जोड़ने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ भी हम चर्चा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं महिला शक्ति सामाजिक समिति, जो ग्रेट नोएडा में 1 दशक से ज्यादा सक्रिय हैं, उनकी सचिव अंजू पुंडीर जी से। अंजू पुंडीर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। अंजू जी, बताइए कि आपकी ये समिति ग्रेटर नोएडा में किस तरह महिला अधिकारों की रक्षा करती है और किस तरह काम करती है? हमारी ये समिति 2008 में शुरू हुई और इसको रूपा गुप्ता जी ने स्टार्ट किया था और आपस में 5-6 महिलाओं ने मिलकर, क्योंकि जब कोई अकेली महिला कहीं जाती थी उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती थी, तो अगर हम एक ग्रुप बना के जाते हैं तो उस पर सुनवाई होती है जी। ऐसे करके ये शुरू हो गई और उसके बाद हम निरंतर आज तक महिलाओं की मतलब अधिकारों के लिए, बच्चों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो ये आइडिया कैसे आया? मतलब कोई घटना ऐसी हुई थी या अचानक ये इस तरह से बात हुई, या कोई बात हुई थी जिसकी वजह से सबको एकजुट होना पड़ा? बहुत सारी घटनाएं आती थी। अगर कोई अकेली लेडी है, उसके पति ने मारा उसको, या उसकी सास ने घर से निकाल लिया, या दहेज का कुछ हो रहा है, जब वो थाने रिपोर्ट लिखाने जाती थी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, या वो कहीं भी अथॉरिटी का कोई काम है, अकेली जा रही है, उसका कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो ऐसे कई किस्से सामने आए। तो उसके बाद जब जैसे वो मारपीट कर रहा है उसका पति, और वो अरे उससे कहता था कि भाई तुमसे क्या मतलब है, हमारा घर, मेरी बीवी, कुछ भी करूं, मारू पीटू, तब ये डिसाइड हुआ कि अकेला आदमी से कुछ नहीं हो सकता, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने समाज के हित के लिए ये संस्था की ऐसे शुरुआत। तो इस समिति में कौन कौन लोग हैं? मतलब उसमें गृहिणी हैं, कौन कौन है जो आपकी संस्था को मजबूत करे हुए हैं? इस समिति में इस समय सारे वर्ग की कहनी चाहिए महिलाएं हैं, चाहे वो गृहिणी हो, वकील हो, सर्विस करने वाले हो, इवन जज है वो भी है इसमें। अच्छा। तो कैसे लोग आपके पास अप्रोच करने लगे और किस तरीके से ये मुद्दों को आपने रखना शुरू किया? और कोई दिलचस्प ऐसा किस्सा बताएं जिससे किसी के जीवन में बदलाव आया हो। इसके लिए हमें अथॉरिटी के द्वारा एक काउंसलिंग सेंटर दिया हुआ है जो कामाबन कादम्बा में है जी। तो वहाँ पे हमने हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। हाँ। चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, हम सबके मोबाइल नंबर वहाँ पे ऐड है। बाकी जो सोशल नेटवर्किंग है, मीडिया है, और भी जो और हमारी और संस्थाएं हैं, सभी को हमारे नंबर पता है। वहाँ के थ्रू लोगों को पता पड़ जाता है ये संस्था इसके लिए काम करती है। जब इस प्रकार कोई पीड़ित होता है वो हमसे कांटेक्ट कर लेता है। तो ऐसा कोई किस्सा बताइए जिसके आपकी समिति ने वहाँ जाकर हस्तक्षेप किया और उसके जीवन में बदलाव आया हो। कोई ऐसी घटना घटी हो, उनकी कोई शादी टूट न जा रही हो और आपने जाके उनको बचाया हो। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक्चुअली में हम जो एसएसपी ऑफिस में काउंसलिंग सेंटर है उसमें भी हम जुड़े हुए हैं। हाँ। उसमें महिला शक्ति सामाजिक समिति जुड़ी हुई है, उसमें वरिष्ठ समाज जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जितने भी केस आते हैं जिनको मतलब जो आजकल की पीढ़ी है, तुरंत लड़ाई हो गई, डिवोर्स के लिए डाल दिया, तो वहाँ पे हम उनको काउंसलिंग करते हैं जिससे उनके ऐसे कई परिवार हैं जो टूटने से बचे। और एक तो ऐसा केस है वो डायरेक्ट हमारे पास था कि एक मतलब लड़की मोमडन थी, लड़का हिंदू था, उन्होंने शादी कर ली, तो उसके पापा ने जो कंप्लेंट लिखाई कि नाबालिग लड़की को भगा ले गया। अब उसको जेल हो गई, तो लड़की प्रेग्नेंट थी, वो हमारे पास आई, कैसे भी उसे पता पड़ा। फिर उसको 1 महीने, जो गीता पुंडीर है हमारे यहाँ महिला समिति की सदस्य हैं वो, उन्होंने अपने घर पे रखा उसको। 1 महीने हमने मतलब उसका केस वहाँ कोर्ट से करवाया। उसके बाद उसको बाइज्जत बरी करा के वो दोनों सुख से रह रहे हैं। उनके अब एक बच्चा भी है। अच्छा। तो बहुत मतलब हम लोग का इतना वो मानते हैं एहसान कि भाई हमारी जिंदगी बन गई, नहीं तो हम तो जेल में ही कट जाती। उन पे पैसा भी नहीं था, उनका केस भी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा गया। तो ऐसे कई किस्से हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात भी उठाई हो आपके संगठन ने, समिति ने, जो ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में आप गए हो, कोई काम ऐसा हो जिसकी वजह से जो नहीं हो पा रहा और आप लोग गए हो इकट्ठे हो गए और उसके बाद वो काम हो गया? नहीं, ऐसे कई काम हुए। जैसे मंदिर का ही आप ले लीजिए। मंदिर का मुद्दा था, मंदिर नहीं बन रहा था। मंदिर के लिए मतलब सबके लिए जमीन है, मंदिर के लिए कोई जमीन नहीं मिल रही थी, बीटा बन गई जान लो।
तो अब फिर ऐसे जब हम सब इकट्ठे वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे पूरी उनकी जमीन अलॉटमेंट हुआ है। बाकी ऐसे और भी अथॉरिटी के कई किस्से हैं, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, नालियों की, तो अगर हम लोग सब साथ में उठाते थे तो वो जरूर पूरे होते थे। तो अभी पुलिस प्रशासन का एक अभियान चला है जो योगी सरकार के देन है, नारी शक्ति मिशन। उस संगठन में आप लोग जुड़े हैं या आप जुड़ेंगे, जो भी है उसका उद्देश्य पूरा हो, उसका उद्देश्य क्या है और आपकी तरफ से कोई सुझाव उस मामले में? नहीं, हम उसमें जरूर जुड़ेंगे। और अभी उससे जब ये इसका जिससे स्टार्टिंग थी तो हमारी एक इसकी मीटिंग भी थी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ, और कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो, और बिमला माथुर जो आयोग, इसकी महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो उसमें ये था कि मतलब इसके तहत हमें कैसे महिलाओं को उनको शक्ति प्रदान करना है या उनको स्ट्रांग बनाना है, पैसे वाइज जिनमें हुनर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें कुछ भी बनाना आता है, चाहे बड़ी हो, पापड़ हो, अचार हो। तो हमने इस टाइप का ये पहले से भी शुरू किया हुआ था। अच्छा। हाँ, बल्कि एक लेडी थी, अब इस कोरोना टाइम में उनको इतनी दिक्कत आ गई, घर चलाने की प्रॉब्लम हो रही, तो हमने उन्हें सजेशन दिया, आप क्यों नहीं, आप अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप बेचिए। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसमें मीडिया का बड़ा सपोर्ट रहता है, तो मीडिया में जब डाला उसमें, तो आप मानेंगे नहीं, मतलब उस सीजन कम से कम उन्होंने 150-200 किलो अचार मतलब उसको बेचा है। मीडिया के पर्सनों ने भी लिया है, उन्होंने इसको खूब मतलब पेपर में निकाला, जिससे मतलब उनको पैसे वाइज भी वो हो सके और अपने मन में एक स्ट्रांग हो सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें ऐसी महिलाओं को मजबूत बनाना है जो ये सोचे महिलाएं किसी से कम नहीं। अच्छा, जो एक बात और, जो इस समय आपकी समिति है उसका जो आज की यंग जनरेशन है, खास तौर पे जो परिवार बिखर रहे हैं, उनको उनका बिखराव रोकने के लिए और सामाजिक रूप से महिलाओं को खुद मजबूत बनाने के लिए आप लोगों के क्या सुझाव है? हम लोग के सुझाव है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए हमने कई जागरूकता अभियान पुलिस के साथ मिलकर चलाए हैं कि वो जाने कि उनके क्या अधिकार हैं। किसी को हक नहीं है कि वो महिलाओं को मारे, पीटे या दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करें। उन्हें अपने जब अधिकार पता होंगे तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और महिलाओं को भी मैं कहना चाहूंगी, जैसे वो अपने बेटियों को समझाते हैं उसी तरह उन्हें अपने बेटों को भी समझाने चाहिए। जो आजकल ये केस रेप वगैरह के बढ़े, जब हम अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देंगे, उन्हें समझे कि वो महिलाओं का सम्मान करें, तो ये जो घटनाएं हो रही है धीमे धीमे बंद हो जाएंगी। उन्हें कभी बेटी को नीचे, बेटी वो है, बेटा है, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। बेटी को पढ़ाएं, अगर शिक्षित होगी लड़की तो शिक्षित परिवार होगा, तो उस सोच में बदलाव आएगा। सभी को, पुरुषों को अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। वो बदलाव लाएं, धीमे धीमे समाज जरूर बदलेगा। अच्छा, आप जगह जगह जाती हैं कहीं ना कहीं काउंसलिंग के लिए भी, तो आपकी काउंसलिंग में कोई ऐसा रोचक किस्सा भी आया हो जिसके बाद बड़ा अच्छा महसूस किया हो कि इसकी वजह से अगर हम आज यहाँ काउंसलिंग में बैठे तो इन लोगों को राहत मिली है, ऐसा कोई किस्सा बताइए। नहीं, ऐसे तो कई किस्से आए हैं, इस समय ऐसा याद नहीं आ रहा। अगर हम माने तो अभी एक रिसेंटली किस्सा है। हाँ। जो हुआ ये कि पड़ोस में मतलब उनके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, तो वो उनकी पड़ोसिन को बुलाया, उन्होंने समझाने चली गई। वहाँ पता पड़ा कि पुलिस उसको थाने में बंद कर दी। तो उन्होंने कहा आप थाने चलो, हम लोग बहू को समझा बुझा के कंप्लेंट वापस करके ले आते हैं। अब वहाँ पे उल्टे ही हुआ, पुलिस ने क्या किया, उनके बेटे को घर आके पकड़ के ले गई और कह दिया ये कमरे में उसे समझा रहा था। और जब वो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ हमारा कसूर क्या है मेरे बेटे का, किस लिए आपने इसे मारा है, क्यों मार रहे हो, क्यों पकड़ के लाए हो, तो आप मानिए वो 60 ईयर ओल्ड लेडी है, उनको मतलब लेडी पुलिस ने वहीं पे मारा, उनका चश्मा टूट गया। और मतलब इस टाइप की उस घटना को जब हमने उनका साथ दिया, उन्होंने इतना मतलब उन्हें इतना सेटिस्फेक्शन हुआ कोई हमारे साथ है। उनको एक बल मिला जो अकेले वो नहीं कर पा रहे थे। मार खा के रात में आके घर में आराम से बैठे थे, पर सुबह उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि 10:30 बजे की बात है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है, बताओ हम क्या करें। तो हम लोगों ने कहा आप घबराओ मत, हम लोग 12 बजे तक आते हैं, फिर थाने चलते हैं, बात करते हैं।
तो इसमें पूरा साथ हमारा दिया मीडिया ने। इस पे जांच भी, कमिश्नर साहब ने जांच के आदेश दे दिए। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम किसी के काम आ पाए। अच्छा, एक बात और कि आज की जो यंग जनरेशन और परिवार हैं, जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए आपकी बात क्या है? जो यंग को भी बताना है और जो सास बहू का जो रिश्ता है और जो परिवार के और सदस्यों का रिश्ता, वो कैसे एकजुट हों और परिवार सुखप्रद रहे, वो उसके बारे में। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। उन्हें बताएं कि हमारे कैसे जॉइंट फैमिली होते थे, आपस में प्यार बढ़ाने की जरूरत है। बहू भी किसी की बेटी है, उसे अपनी बेटी समझ के ट्रीट करें। आपकी भी बेटी कहीं गई हुई है, अगर सभी अपने दिमाग में ये बना लें ये भी हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, तो अगर बराबरी का अधिकार होगा। और माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया, जब आपको उनकी जरूरत थी तो उन्होंने आपका क्या, अब उन्हें आपकी जरूरत है तो उनका साथ है। समझाएं उनको, रिश्ते का मान बताएं बच्चों को, इससे जरूर मतलब आगे कामयाबी मिलेगी। तो ये थी महिला शक्ति सामाजिक समिति की सचिव अंजू पुंडीर जी, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में जो काम किए हैं उनकी चर्चा की। साथ के साथ ग्रेटर नोएडा में वो महिला अधिकारों के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। उनके साथ में ऐसी 40-50 महिलाएं हैं जो इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं। और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किस तरीके से वो संयुक्त परिवारों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। एकल परिवारों को किस तरह बिखराव हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा जनमंथन का, और इसी तरीके से हम आगे आपको सूचना देते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो 91.2 रेडियो नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।